सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मे बी वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर किसी तरह का आयन हो सकता है। सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो बड़े ही क्लोज्डली पैक्ड होता है और वो तरह तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करता है। इसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है और साथ ही साथ इसे कहा जाता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो अलग अलग 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग किस तरह से होता है और फिर उसी क्लोज पैकिंग को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करते हुए हमें 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिलता है। हम 2 तरह के 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पे बात करेंगे। फिर उन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को अलग अलग तरीके से ऑर्डर करने से हमें मिलता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हम 3 तरह के 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के साथ। 1 डायमेंशन मतलब एक सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में अगर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि हम स्फीयर के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह के स्फीयर के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस तरह के स्फीयर्स को एक सिंगल डायमेंशन में, दैट मीन एक लाइन में हम अरेंज करें, तो फिर सिर्फ एक ही तरह का पैकिंग या एक ही तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे कि कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कोई भी एक पार्टिकल वो अपने आसपास कितने और पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम हमेशा पाते हैं कि कोई भी एक एटम ले ले या कोई भी एक पार्टिकल ले ले, जैसे कि ये पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में होगा। जैसे कि इसे अगर आप कंसीडर करें तो ये 2 पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में होगा। तो इस केस में 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। यहाँ पर जो बाउंड्री में जो पार्टिकल्स होता है उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। अंदर के जो पार्टिकल्स है उन्हें कंसीडर किया जाता है। अब ये जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसी को अलग अलग तरीके से अगर हम अरेंज करें तो फिर हमें अलग अलग तरीके का 2 डायमेंशनल पैकिंग मिलता है। जैसे कि इस 1 डायमेंशनल पैकिंग को, इसी को अगर हम रिपीट करते हैं, ठीक एक के नीचे दूसरा हम अरेंज करते हुए ले जाते हैं, तो ये एक बड़ा ही सिंपल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ये पूरा एक सरफेस में है, एक प्लेन में है, इसीलिए इसे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये जो क्लोज पैकिंग है, इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब अगर हम इसी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को एक अलग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो बीच का गैप है उन गैप्स को भरते हुए अगर हम इस 1 डायमेंशनल पैकिंग को हम रिपीट करते हैं और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर गौर करें कि पहले केस में यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा था, जबकि अब दूसरे केस में ये गैप जो है ये गैप छोटा होते गया। इस तरह के क्लोज पैकिंग को कहा जाता है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, जैसे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं इस वाले पार्टिकल को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस पार्टिकल के लिए क्या होगा, ये जितने पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है और इसके साथ कांटेक्ट में है। तो उनके सेंटर्स को अगर हम मिला देते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर एक स्क्वायर मिलेगा। इसी के लिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, चलिए इसे C से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। मैं फिर से बता दूं, जो बाउंड्री में जो पार्टिकल्स होता है, बिल्कुल पेरिफेरी में जो बाउंड्री में पार्टिकल्स होता है, उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है, अंदर वाले पार्टिकल को कंसीडर किया जाता है।
अब अगर दूसरे केस में आप देखें, यहाँ पर भी एक पार्टिकल को हमने कंसीडर किया, तो ये कितने पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है? देखिए यहाँ पर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ ये कांटेक्ट में है। इसका मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें इस तरह का एक हेक्सागन मिलता है, इसीलिए इसे हेक्सागनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और ये जो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में, इन्हीं को अलग अलग तरीके से अरेंज करके हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिख रहा है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर इसके ठीक ऊपर एग्जैक्टली इसी के तरह का स्ट्रक्चर हम ठीक ऊपर हम लगाते जाएं तो यहाँ पर हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, इसीलिए इसे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ये तो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग को रिपीट करते हुए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागनल क्लोज पैकिंग को हम एक के बाद दूसरा, एक के ऊपर दूसरा चढ़ाते जाएं और हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें अलग अलग तरह के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल सकता है। जैसे कि ठीक इसी के जैसा हम एक 2 डायमेंशनल हेक्सागनल स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते हैं। अब हम इस वाले को हम पहले वाले के ऊपर चढ़ाएंगे। ऊपर इस तरह से रखा जाएगा कि यहाँ पर एक एक पार्टिकल यहाँ के गैप्स को भरेगा, उससे क्या होगा, ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा। तो ये इस तरह से एक के ऊपर दूसरा आ गया। यहाँ पर बीच वाले इस गैप को देखें तो इस गैप को ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल कुछ हद तक भर के रखा है। यहाँ पर इस वाले गैप को देखें तो ये वाला पार्टिकल जो है कुछ हद तक ये भर के रखा है, लेकिन पूरी तरह से भर नहीं पा रहा है। खाली जगह यानी कि वॉइड अब भी वहाँ पर है। चलिए इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इस जगह पे आप देखें, ये वॉइड जो है, खाली जगह जो है, अब भी यहाँ पर रिसाइड कर रहा है। और यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो हमें 2 तरह के वॉइड्स मिलते हैं। यहाँ पर इस तरह का जो वॉइड है, इस तरह का वॉइड, ये एक तरह का वॉइड हुआ। सेम उसी तरह का वॉइड हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, खाली जगह यहाँ पर भी दिख रहा है, और उसी तरह का वॉइड जो है हमें इस जगह पे भी दिख रहा है। तो ये एक तरह का वॉइड है जिसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। और एक दूसरे तरह का वॉइड हमें इस जगह पे दिख रहा है। अगर वॉइड का शेप आप देखें तो ये क्लियरली दिखेगा कि ये वॉइड थोड़ा अलग तरह का वॉइड है। और इसी तरह का वॉइड हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, और इसी तरह का वॉइड यहाँ पर इन जगहों पर दिख रहा है। इस तरह के वॉइड्स को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। अब इनका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों पड़ा, इसके लिए छोटा सा हिस्सा यहाँ पर देखें, इसी क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा हम देख रहे हैं। ये जो है निचला लेयर है और ऊपर सिर्फ एक स्फीयर से रिप्रेजेंटेड है ऊपर वाला लेयर, और यहाँ पर हमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पर हमने जो सिचुएशन ड्रॉ किया है, इस जगह पे ये निचला वाला लेयर है, ये 3 पार्टिकल से या स्फीयर से रिप्रेजेंटेड है। ये ऊपर वाला लेयर है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है, और यहाँ बीच में हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है। अगर थोड़ा सा इसे हम रोटेट करके देखें और इन स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर हम मिला दें तो हमें जो शेप मिलेगा, इस पहले वाले सिचुएशन में हमें जिस तरह का शेप मिलेगा, इस शेप को टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। यहाँ पर देखें 4 फेसेस होंगे इसके। और अगर नीचे वाले सिचुएशन में देखें, अगर हम इन स्फीयर्स के सेंटर्स को मिला देते हैं तो हमें जिस तरह का शेप मिलता है, इस शेप को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रॉन। इसी शेप को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रॉन। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 फेसेस हमें मिलता है। तो यहीं से नाम पड़ा इस वॉइड का, जो कि इस जगह पे है, ये जो खाली जगह है, इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है, और यहीं से नाम पड़ा इस वॉइड का ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
अब एक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर्स जो है ये n है, तो फिर वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेगा उसका भी नंबर होगा n। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर का डबल होता है, तो यहाँ पर 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने दो लेयर्स को एक के बाद दूसरा यहाँ पर इंसर्ट किया या प्लेस किया है। अब जब हम तीसरा लेयर को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे या प्लेस करेंगे तो हमें दो खास तरह के सिचुएशन दिखेंगे। पहले केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम इस तरह से तीसरे लेयर को रखेंगे कि वहाँ के स्फीयर्स जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करने का, पार्शियली फिल करने का कोशिश करें। तो चलिए, ये जो तीसरा वाला लेयर है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने रखा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ये टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करने का कोशिश करेगा। यहाँ पर इस वाले आप पार्टिकल को देखें तो यहाँ पर इस वॉइड के ऊपर ये है, ठीक ऊपर यहाँ पर है ये, और इस वाले पार्टिकल को देखें तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड के ठीक ऊपर ये है। यहाँ ख़ास बात ये है कि ये जो तीसरा लेयर है ये फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर होगा। अगर हम ऊपर से देखें तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट लेयर को एक नाम दे देते हैं A, अब सेकंड लेयर चूँकि फर्स्ट लेयर के साथ एक ही साथ नहीं है, मतलब सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहा, तो इसे हम दूसरा नाम देते हैं, चलिए इसे B नाम दे देते हैं। और तीसरा लेयर वापस से पहले लेयर के साथ सुपर इम्पोज्ड हो रहा, तो इसे वही नाम देंगे A, और फिर से अगला लेयर जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करेगा, तो फिर वो B के साथ यानी कि दूसरे लेयर के साथ सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा। इस तरह के नाम देने से ये बेनिफिट होता है कि इसे देखते साथ हम समझ जाते हैं कि यहाँ इस क्लोज्ड पैकिंग में दो लेयर्स के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब अगर मान ले कि हम तीसरे लेयर को कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर तीसरा लेयर आए। तो अब तीसरे लेयर को ऐसे प्लेस किया जा रहा है, देखिए ये इसके जो स्फीयर्स है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहा है या उसके ऊपर प्लेस्ड हो रहा है। यहाँ खास बात यह है कि पहले लेयर को अगर हम A नाम दें, दूसरे लेयर चूँकि उसी के साथ ठीक ऊपर नहीं है तो उसे दूसरा नाम हम देंगे B, और तीसरा लेयर जो है ये पहले और दूसरे लेयर दोनों से खिसका हुआ है, तो इसे एक तीसरा नाम देना होगा। लेट्स से चलिए हम इसे C नाम देते हैं। अब अगर चौथा लेयर को यहाँ प्लेस करेंगे, वो अगर यहाँ बना हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि अब की बार यहाँ बन रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पर बन रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अगर वो फील करे तो फिर वो पहले लेयर के ठीक ऊपर आएगा, मतलब ऊपर से देखने से चौथा लेयर और पहला लेयर सुपर इम्पोज्ड होगा। तो मतलब ये बना कि अब आगे से यही पैटर्न जो है ये रिपीट होगा। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसे देखते साथ ये समझा जाएगा कि 3 लेयर्स के बाद वही पैटर्न फिर से रिपीट होगा। अब ये जो पहला वाला सिनेरियो है AB, इसे कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये जो ABC पैटर्न है इसे कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इसे फेस सेंटर्ड क्यों कहा जाता है? क्या ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला लेयर, मतलब निचला वाला लेयर। यहाँ से सिर्फ एक ही पार्टिकल को चलिए कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर अब दूसरा वाला लेयर प्लेस किया जाता है, चलिए उसका एक छोटा सा हिस्सा हम देख रहे हैं।
अब आगे का जो लेयर है, अगला लेयर, तीसरा लेयर जो है, उसे हम ऐसे प्लेस करेंगे कि वो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो तीसरा लेयर आएगा और इस तरह से हम उसे प्लेस करेंगे कि वो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करे। अब यहाँ पर इस जगह पे देखिए दूसरे और तीसरे लेयर ने मिलकर यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया है। तो अगला लेयर जो है, अगला लेयर कुछ इस जगह पे आएगा, उसका सिर्फ एक ही पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा रोटेट करके अगर हम देखें तो ये क्लियरली दिखेगा कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बना रहा है, या यहाँ से यूनिट सेल अगर बनाए हम तो फिर हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये जो प्लेन है, इस प्लेन में 5 एटम्स है, यहाँ पर सेंटर में एक एटम है। उसी तरह से एक और प्लेन यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ 5 पार्टिकल्स है, यहाँ पर बीच में एक पार्टिकल है। उसी तरह से ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर वाले इस प्लेन में भी 5 पार्टिकल्स है, वहाँ भी बीच में हमें मिल रहा है एक पार्टिकल। तो यहाँ पर जो कॉर्नर्स में पार्टिकल्स है उनके सेंटर्स को जोड़ते हुए अगर हम एक क्यूब बनाते हैं तो आप क्लियरली ये पाएंगे कि उसके हर एक फेस के सेंटर में हमें एक एक पार्टिकल मिल रहा है। तो यही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और यहाँ से जो यूनिट सेल बनेगा उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। चूँकि ये क्यूब बन रहा है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसीलिए इस तरह के क्लोज पैकिंग को फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब इससे आगे आपके कोर्स के हिसाब से आप क्लोज पैकिंग के पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने यूनिट सेल वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया था। तो इसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 12th के केमिस्ट्री के इस चैप्टर के यानी कि द सॉलिड स्टेट्स चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।